क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर वित्त बाजार अर्थ एवं अवधारणा फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे। प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट कंटिन्यू करते हैं इसको ही। प्राथमिक बाजार की विशेषताएं फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, इसका संबंध नए निर्गमनों से है। इट इज़ रिलेटेड विद द न्यू इश्यूज। नए निर्गमन मतलब जो नए या पहली बारी हम निर्गमित कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, वही इसमें बेची जाती हैं। जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स नए डिवेंचर्स इशू करती है, जारी करती है, तो प्राथमिक बाजार या फिर प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ इसे कहा जाता है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस। इसकी कोई विशेष जगह नहीं होती। जैसे ही हम एक कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के द्वारा, तो ये क्रिया होती है जिसे कि प्राथमिक बाजार कहा जाता है कि कंपनी ने पहली बारी शेयर को बेचा है, निर्गमित किया है, तो इस क्रिया को ही प्राथमिक बाजार कहा जाता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। जिसमें जब सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है और सिक्योरिटीज़ को बेच करके एक कंपनी पूंजी या कैपिटल को इकट्ठा करती है, तो कई तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पब्लिक इशू के द्वारा, ऑफर फॉर सेल के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, राइट इशू, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सभी पॉइंट्स आगे हमने डिस्कस किए हैं इसी वीडियो में, वहाँ पर इनको देख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है, यह गौण बाजार से पहले आता है। इट कम्स बिफोर द सेकेंडरी मार्केट। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले प्राइमरी मार्केट है, पहली बारी कंपनी शेयर को इशू करेगी तो प्राइमरी मार्केट की क्रिया कहलाएगी, और जब उसके बाद में उसी शेयर को आगे इन्वेस्टर्स या विनियोगकर्ता आपस में क्रय विक्रय करेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट या गौण बाजार होगा। तो हम कह सकते हैं कि गौण बाजार या सेकेंडरी मार्केट से पहले प्राइमरी मार्केट हमारी आती है। यहीं पर देखिए राइट साइड पे जगह कम होने के कारण मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पांचवा पॉइंट है, सिक्योरिटीज़ आर इशूड डायरेक्टली बाय द कंपनीज टू इन्वेस्टर्स। ये जो प्राथमिक बाजार है, इसमें क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियाँ जो हैं वो सीधी ही कंपनी के द्वारा विनियोगकर्ता को बेच दी जाती हैं। यहाँ पर हम किसी शेयर मार्केट की मदद लेने की हमारे को आवश्यकता नहीं होती। सीधे तौर पर कंपनी विज्ञापन इत्यादि के द्वारा लोगों को सूचित करेगी और लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सीधा ही कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स या विनियोगकर्ताओं को शेयर सिक्योरिटीज़ जो है वो बेची जाती हैं। 6 पॉइंट पर आते हैं, ये भी राइट साइड पे छोटा सा दिया गया। इट डील्स विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। प्राइमरी मार्केट में दीर्घकालीन जो हमारी वित्तीय सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, उन्हीं को खरीदा और बेचा जाता है। इसका एग्जांपल जैसे शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स इत्यादि हो सकते हैं। 7th पॉइंट इसके नीचे दिया गया हमारे को, देयर इन्वेस्टर्स आर। अब यहाँ पर पैसा जो इन्वेस्ट करने की बात करते हैं वो कौन कर सकता है? इन्वेस्टर्स बैंक्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर मतलब विनियोगकर्ता जिन्होंने पैसा लगाना है, बैंक हो सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, और इनको कंपनी जो है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और इनको ये क्या करते हैं, कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। देयर इन्वेस्टर्स आर द बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, दे परचेज द कंपनीज सिक्योरिटीज़। ये पॉइंट है। उसके बाद 8 पॉइंट जो है वो 5th पॉइंट के ऊपर है। फंड्स आर इशूड रेज्ड फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो फंड्स रेज किए जाते हैं, मतलब जो पैसा एकत्रित किया जाता है, धनराशि एकत्रित की जाती है, वो किस उद्देश्य से की जाती है? एक्सपेंशन, कंपनियों का विस्तार करने के लिए। हमने कोई और नया ऑफिस खोलना है, नई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए जो हमारे को पैसा चाहिए होगा वो इसके माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, किसी और लाइन में हम लोग पैसा लगाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कोई और उद्देश्य हमारे सामने है, परियोजना हमारे सामने है, उसमें हम पैसा लगाना चाहते हैं,
तो उसके लिए इस विधि के द्वारा जो है वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कैपिटल फ्लोटेशन बाय द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें किन विधियों के द्वारा जो है प्राइमरी मार्केट में पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो फर्स्ट है ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस, या विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव, या फिर पब्लिक इशू, या फिर पब्लिक निर्गमन। तो मीनिंग समझते हैं इसका। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में भी हमने सेम चीज़ें पढ़ी हुई हैं, दोबारा इसे यहीं पर इसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस या विवरण पत्र या प्रोस्पेक्टस जो विज्ञापन होता है उसे जारी करती है, इशू करती है। न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, टीवी इत्यादि किसी भी माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है। जनता को अपने शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए कंपनी आमंत्रित या इन्वाइट करती है। यह विधि जो होती है ये सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनीज के द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधि है। इसी विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। थर्ड लाइन देखें तो यहाँ दिया गया कि विवरण या प्रोस्पेक्टस के माध्यम से न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गई, दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन करके, एडवर्टीजमेंट करके निवेशक इन्वेस्टर्स जो व्यक्ति पैसा लगाना चाहते हैं उनसे प्रार्थना ये कंपनी करती है कि आप हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं। जो ये निर्गमन है ये अभिभावकों या अंडर राइटर्स के माध्यम से भी किया जा सकता है, ये कंपनी की इच्छा पर होता है। निर्गमन कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणि पर सूचीबद्ध होना चाहिए। निर्गमन मतलब जिन सिक्योरिटीज़ को हम बेचना जा रहे हैं वो किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में हमारी सिक्योरिटी जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड सूचीबद्ध का मतलब स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में हमारी कंपनी का नाम होना चाहिए कि भाई हमारी कंपनी भी यहाँ पर अपने शेयर्स के क्रय विक्रय की अनुमति चाहती है। प्रोस्पेक्टस में वर्णित सभी तथ्य, मतलब प्रोस्पेक्टस में जो भी कुछ बातें हमारी लिखी जाती हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस में जो गाइडलाइंस, इसको इशू करने की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। इस प्रकार से इनका वर्णन किया जाएगा। भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार ये हमारे को प्रोस्पेक्टस का निर्माण करना है, और इसी प्रक्रिया को ही हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें पिछले 3 वर्ष जो होते हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स भी इसमें दी जानी चाहिए। 3 वर्षों में जो हमारी, साथ में छोटा छोटा करके मेंशन किया है, पिछले 3 वर्षों में जो ऑडिटर्स ने हमारे अकाउंट्स को चेक किया तो उसने क्या रिपोर्ट सबमिट की है वो भी इसके साथ ही लगाई जाएगी। इसके बाद में अगर हमारी कंपनी को पिछले कुछ वर्षों में मेजर लॉस हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है, वो भी हम इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ या क्रियाएं जो हमारी कंपनी प्रमुख तौर पे करने चाहती है, मेन एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी की हैं, उनका वर्णन भी होगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस, किन शर्तों पर हमारी कंपनी जो है ये सिक्योरिटीज़ को जारी करना चाहती है, क्या कंडीशंस हैं, वो भी हम इसमें वर्णन करेंगे। तो दूसरी विधि हमारी जो है वो है बिक्री का प्रस्ताव या ऑफर फॉर द सेल। इस मेथड में क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ जो कंपनी के द्वारा जारी की जाती हैं वो सीधे सामान्य जनता को नहीं बेची जाती, जनरल पब्लिक को नहीं बेचकर हम मध्यस्थों के माध्यम से, इंटरमीडियरीज के माध्यम से, किसी और संस्था के माध्यम से, जैसे कि निर्गमन गृह हो सकते हैं, इशूइंग हाउसेस हो सकते हैं, या स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक दलाल हमारे होते हैं, उनके माध्यम से बेचते हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो इशूइंग हाउसेस या स्टॉक ब्रोकर्स को सिक्योरिटीज़ को बेचेगी, और फिर ये जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, मध्यस्थ हैं, ये उन सिक्योरिटीज़ को कुछ ऊंचे दामों पर सामान्य जनता को बेच लेते हैं। इस विधि का मेन लाभ जो होता है कंपनी को ये होता है कि पब्लिक इशू, पब्लिक निर्गमन की जो पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंपनी जिसमें नहीं फंसना चाहती, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को ये कंपनी जो है उससे बच जाती है, और ये सारी क्रियाएं जो है वो इन मध्यस्थों के द्वारा ही की जाती हैं, और कंपनी के बहुमूल्य जो है समय जो है वो भी यहाँ पर हमारा बच जाता है।
और इन विधि में जब सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है तो सिक्योरिटीज़ लॉट्स में बेची जाती हैं, एक एक दो दो शेयर या कुछ शेयर्स नहीं करके इकट्ठे ही सारे शेयर जो हैं इन संस्थाओं के माध्यम से कंपनी बेच देती है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा निजी प्लेसमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी नियोजन या निजी विनियोग। समझते हैं इसमें क्या होता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः छोटी और नई संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अभी शुरू हुई हैं नई कंपनीज, वो भी इस विधि का प्रयोग करती हैं। इस विधि में कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ जो शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह हैं, इनको कुछ संस्थाओं या कुछ चुने हुए व्यक्तियों को बेच देती हैं। संस्थाओं के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीआईसी, म्यूचुअल फंड संस्थाएं जो होती हैं, इनके माध्यम से बेचा जाता है। इस विधि के प्रयोग से वही पॉइंट नंबर 2 जो बिक्री का प्रस्ताव है, वही लाभ इस यहाँ पर भी है कि हम संस्थाओं की यहाँ पर मदद ले रहे हैं, कुछ व्यक्तियों की मदद ले रहे हैं। इसके कारण सिक्योरिटीज़ को जारी करने वाली जो संस्था है उसका टाइम बच जाता है। जब भी कंपनी को बहुत जल्दी फंड्स की आवश्यकता हो, बहुत जल्दी पैसे की आवश्यकता हो और हमारे को इतनी सारी फॉर्मेलिटी शेयर को इशू करने के लिए जो होती हैं वो करने का समय नहीं होता है, तब हम इसी विधि को अपनाते हैं। इस विधि के द्वारा जो संस्था जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचने पर जो खर्चे हमारे होने होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अंडर राइटिंग की फ़ीस होती है, मैनेजर को दी जाने वाली फ़ीस हो सकती है, एजेंट्स को दिए जाने वाली कमीशन हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को जो लिस्ट करवाना है उसके खर्चे हो सकते हैं। ये सारे खर्चे हमको नहीं करने होते, हम सीधा ही किसी संस्था को सिक्योरिटी बेचेंगे, आगे का काम वो संस्थाएं कर लेती हैं। ये संस्थाएं जिनको भी शेयर बेचे जाते हैं, आगे उन्हें अधिक मूल्य पर बेच करके थोड़ा लाभ कमा लेती हैं। आते हैं चौथे पॉइंट पर, स्वत्व निर्गमन, राइट इश्यूज या अधिकार निर्गमन। चौथा पॉइंट है ये प्राय विधि जो है राइट इशू की, ये पुरानी कंपनियों के द्वारा जो अपनाई जाती है। पुरानी कंपनी का मतलब है जिसने पहले भी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर्स वगैरह को इशू किया है और वो सेकंड थर्ड या उसके बाद में कभी जो है सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है। जिसने पहले सिक्योरिटीज़ जारी की हैं वही इस विधि को अपनाती हैं। जब नए शेयर्स जारी करने होते हैं कंपनी को, तो वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पुराने हिस्सेदारियों को आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है कि वो हमारी कंपनी के नए इशू होने वाले शेयर्स को खरीद लें। इस विधि को तभी अपनाया जाता है जब हमारे कंपनी ये देखती है या शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि भाई हम अपना जो अधिकार है, स्वामित्व है, राइट्स हमारे जो हैं वो हम किसी और व्यक्ति के पास नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि सारे अधिकार हमारे पास रहें, क्योंकि और अगर किसी को हम शेयर्स बेच देंगे तो वो व्यक्ति मालिक बन जाएगा और फिर हम सारे निर्णय जो है अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले पाएंगे। तो शेयर होल्डर्स को ये आमंत्रित किया जाता है कि वो सारे शेयर्स को क्रय कर लें अगर उन्हें चाहिए तो, या फिर कुछ शेयर्स वो खरीदें और कुछ शेयर्स नहीं खरीदें। ऐसा भी हो सकता है वो बोले हमें कुछ शेयर दे दो। तो पुराने शेयर होल्डर्स अगर ऐसा कहते हैं कि हमने शेयर्स नहीं खरीदने, तब फिर कंपनी के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को शेयर बेच सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने, कंपनी अधिनियम की गाइडलाइंस के अनुसार यदि पुराने हमारे शेयर होल्डर्स, अंशधारी शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो हम उनको शेयर्स किस अनुपात में देंगे। जि जिस अनुपात में उन्होंने पुराने शेयर्स खरीदे हुए थे, जितनी मात्रा में जिस जिस व्यक्ति के पास पुराने शेयर हैं उसकी जो रेशो है, उसी रेशो में उनको नए शेयर जो हैं वो आवंटित किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट हमारा है कैपिटल फ्लोटेशन का पूंजी एकत्रित करने की विधि जो है वो है EIPOs। EIPOs इनिशियल पब्लिक ऑफर तो है ही, साथ में ई शब्द जोड़ दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है। मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इस विधि के द्वारा सिक्योरिटीज़ को जो कंपनी जारी करती है, अपने शेयर्स को जो बेचती है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो हम पहले कर चुके हैं, सेम चीज़ ये वही है, पर यहाँ पर क्या है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटीज़ को बेचना। इसमें सिक्योरिटीज़ को जारी करने वाली जो संस्था है, बेचने वाली जो संस्था है, वो स्टॉक एक्सचेंज स्कंद विपणि से एक समझौता कर लेती है सिक्योरिटीज़ को बेचने का, क्योंकि आजकल सारी क्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इसमें सेबी के द्वारा अधिकृत ऑथराइज्ड
अधिकार प्राप्त जो दलाल या ब्रोकर्स होते हैं उनको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर देती है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो इच्छित लोगों से प्राप्त करेंगे। जो इसकी सूचना जो है ब्रोकर्स जो है बाद में जितनी एप्लीकेशन आती जाती हैं उनकी सूचना वो संस्था या हमारी कंपनी को भेजता रहता है कि इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। कंपनी एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है जो कि शेयर मार्केट से संपर्क बनाकर शेयर इश्यूज़ को सफल बनाने का कार्य करता है। शेयर मार्केट में शेयर इशू करने की प्रक्रिया को सफल बनाने में जो भी क्रियाएँ करनी होंगी वो सभी को करता है। नोट आगे आप एक लिख सकते हैं कि ऊपर जो 5 विधियां हमारे को दी गई हैं, ये 5 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, कंपनी इनमें से भी किसी भी एक विधि को अपना सकती है जो उसे सुविधाजनक लगे। ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी मार्केट के बारे में। अब आते हैं सेकेंडरी बाज़ार, जिसे कि गौण बाज़ार, सेकेंडरी मार्केट जिसे कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। पूर्व निर्गमित मतलब जिन सिक्योरिटीज़ को हमने पहले इशू किया था प्राथमिक बाज़ार में, अब उन्हीं सिक्योरिटीज़ को दो इन्वेस्टर आपस में क्रय और विक्रय कर रहे हैं। अगर मैंने कोई पहले शेयर ख़रीदा था कंपनी से, तो अब मैं चाहता हूँ मुझे वो शेयर नहीं चाहिए, तो मैं किसी और को स्टॉक मार्केट में जाकर इच्छित व्यक्ति को बेच सकता हूँ। प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड हियर। इस बाज़ार के द्वारा सिक्योरिटीज़ में तरलता लिक्विडिटी उत्पन्न की जाती है। मेन क्रिया है तरलता लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर हम शेयर को बेच करके कैश ले सकते हैं, और अगर मेरे पास कैश है तो उसके बदले में मैं शेयर ले सकता हूँ। तो शेयर्स को सिक्योरिटीज़ को जब कैश में बदला जाए, इसी प्रक्रिया को तरलता या फिर लिक्विडिटी कहा जाता है। सिक्योरिटीज़ के क्रय विक्रय के लिए यहाँ पर हम स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स या दलालों की मदद लेते हैं। खुद हम अपने आप ही सिक्योरिटीज़ को नहीं बेच पाते सामान्यतः, तो स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय करने की अनुमति होती है जो सिक्योरिटीज़ या जिस कंपनी का नाम उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, अनुसूचित हो। तो शेयर मार्केट का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी एक संस्था है जो कि शेयर मार्केट्स की सारी क्रियाओं के ऊपर नज़र रखती है, कंट्रोल करती है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य होता है गौण बाजार में व्यवहार करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना। मतलब सेबी ये ध्यान रखती है कि सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगा रहे हैं शेयर्स में, उनके हित सुरक्षित रहें, उनके साथ किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी, फ्रॉड इत्यादि ना किया जाए। इस समय भारत में करीब करीब, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो करीब करीब 24 स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। इस बाज़ार में व्यवहार दो इन्वेस्टर्स के मध्य में होता है। एक व्यक्ति जो कि इन्वेस्टर मतलब विनियोजक, एक व्यक्ति जो शेयर्स को बेचना चाहता है, दूसरा व्यक्ति जो शेयर्स को खरीदना चाहता है। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स को तरलता दी जाती है। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब वही हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। आजकल तकनीकी उन्नति के कारण स्टॉक एक्सचेंज में हो रही जो गतिविधियां हैं, कार्य क्रियाएं हो रही हैं, उनको देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन देखा जा सकता है।